नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बंद कमरे में तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी, कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना। मुंबई के साथ साथ आगरा दहलाने की साजिश रच रहा था तहव्वुर राणा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, कब्जे में ली जाएगी एजेएल की संपत्ति। जांच में 988 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून पर जमकर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, जान बचाकर मस्जिद में घुसे पुलिसकर्मी। सीएम ममता का बयान, केंद्र सरकार से मांगे कानून पर जवाब। राणा सागर जयंती पर 3 लाख हिंदुओं ने निकाली रैली, झंडा डंडा और तलवारें लेकर पहुंचे लोग। पुलिसिया किले में तब्दील हुआ आगरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे सपा सांसद, बोले मेरी जान को खतरा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ को अरेस्ट कराएंगे यूनुस, गिरफ्तारी कर फांसी देने की तैयारी। बांग्लादेशी एक्सपर्ट का बड़ा दावा, फिर दहलेगा भारत का पड़ोसी मुल्क। सबसे पहली खबर में बात तहव्वुर राणा की। एनआईए की 26 से 11 मुंबई के आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी है। पहले दिन एनआईए की टीम ने आरोपी से 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ को लेकर एनआईए ने बताया कि अधिकतर सवालों का जवाब देने में उसने टाल मटोल किया। तहव्वुर खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। राणा के जवाब से एनआईए संतुष्ट नहीं है। इस बीच जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि मुंबई आतंकी हमले से ठीक पहले राणा उत्तर प्रदेश के आगरा, हापुड़ और मेरठ भी गया था। वहीं एनआईए का कहना है कि राणा से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है, जो 26/11 हमलों में शामिल अन्य आतंकियों और पाकिस्तान स्थित साजिशकर्ताओं के नेटवर्क को उजागर कर सकते हैं। पूछताछ में सही जवाब नहीं दे रहा, कुछ सवालों के जवाब दे रहे, आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रहा? देखिए, ये एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। ये आईएसआई का एजेंट है, वेल ट्रेंड एजेंट है। पहली चीज जो इसकी जिक्र आपने की कि वो मेरठ, हापुड़ और आगरा में भी गया था, वहां भी नजर आया था। और आगरा में इसके साथ एक महिला भी थी। वो महिला कौन है, कौन नहीं है, उसके साथ होटल में ये क्या कर रहा था, कितने दिन तक आगरा में रुका, ये भी एक सवाल है। रही बात मेरठ और हापुड़ की, तो इसके दूर के रिश्तेदार वहां घर है उनका, यही बताया जा रहा है कि वो उससे मिलने गया था। लेकिन एनआईए को कुछ और बात समझ में आ रही है, क्योंकि मेरठ और आगरा दोनों ही जगह आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ा कैंट है। तो ये जो दहलाने की जो साजिश ये रच रहा था, और जिस हिसाब से कई और भी शहरों की रेकी वो कर चुका था, तो उससे तो पूछताछ होगी ही। और ये मत भूलिए कि तहव्वुर राणा, ये डेविड कोलमैन हेडली है ना, जिसका ओरिजिनल नाम दाऊद सईद गिलानी है, वो 8 बार हिंदुस्तान आया और हर बार ये फोन पे बातचीत कर रहा था। जो एनआईए के पास सबूत है कि हिंदुस्तान में जब वो हेडली, वो दाऊद यहां पे मौजूद था, तो उससे 195 बार बातचीत हुई है। 8 बार वो आया, 2 बार बातचीत नहीं हुई। 6 बार जब वो हिंदुस्तान में था तो लगातार फोन के संपर्क में था, बातचीत हो रही थी। कहने का मतलब ये है कि ये बैठ करके वहां साजिश रच रहा था और डेविड कोलमैन हेडली के जरिए ये यहां से इंफॉर्मेशन लिया करता था। एक और बड़ी बात जो जांच से सामने आ रही है कि हमले से ठीक पहले ये शख्स उस ताज होटल में रुका था, जहां वो रेकी करके यहां से फिर वो पाकिस्तान गया। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हिंदुस्तान की सरकार के पास है, एनआईए के पास है, अब इसके वॉइस से उसको मैच कराया जाएगा। और अगर वॉइस मैच कर जाता है तो ये आदमी तो फांसी पे लटकेगा, उसको कोई नहीं बचा सकेगा। जी,
वहीं नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अहम यह है कि यह कंपनी गांधी परिवार से जुड़ी है। संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में मौजूद प्रमुख संपत्तियां भी शामिल है। उनमें से राष्ट्रीय राजधानी में बहादुर शाह जफर मार्ग पर प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस भी शामिल है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं। अब उन्हें हर महीने का किराया ईडी को जमा करना होगा। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस मामले में लगभग 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई है। जिस तरीके का एक्शन ईडी की तरफ से देखा जा रहा है, अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, यह एक्शन बहुत दिन से लंबित था, क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इस तरह के लोगों की संपत्ति के ऊपर हाथ डालने से पहले कागज मजबूत रखना पड़ता है। नहीं तो मालूम चला कि पूरा का पूरा 8-8, 10-10 देश के टॉप वकील वो दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जो ईडी पूछताछ सोनिया गांधी से की, राहुल गांधी से की, ये नेशनल हेराल्ड का केस है। नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है देश भर में, जिसे भाई साहब ने 50 लाख रुपए में जो है कन्वर्ट कर दिया। वो भी अपना नहीं, कांग्रेस पार्टी के पैसे के नाम पे ये हेरा फेरी इन लोगों ने किया है। नेशनल हेराल्ड कंपनी एजेएल, उसका पूरा का पूरा सब कुछ इन्होंने ट्रांसफर करवा लिया यंग इंडिया लिमिटेड में। यंग इंडिया लिमिटेड राहुल गांधी की कंपनी है। तो ये जो घालमेल इन लोगों ने किया, ये जो लोग ये लंबी चौड़ी बातें करते हैं, गीता, कुरान और गुरु नानक का नाम लेते हैं, अभय मुद्रा बताते हैं, और ये चोरी जो हुई है इसका हिसाब किताब अब ईडी कर रही है। सारा अटैच कर लिया गया है और ये सब संपत्ति कुर्क होने वाली है। ये सब सरकारी खजाने में जाने वाला है। जी, इस खबर में बात बंगाल की। वहीं वक्फ कानून के विरोध में बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद की स्थिति तनावपूर्ण है। सूती, धुलियान और शमशेरगंज जैसे इलाकों में अशांति और हिंसा की तस्वीरें देखी जा रही हैं। दूसरी ओर जंगीपुर, आमतला और चापदानी में भी अशांति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा के दौरान पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कों को जाम किया गया। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में छिपना पड़ा। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ कानून को केंद्र ने बनाया है और इसका जवाब केंद्र से ही मांगा जाना चाहिए। हिंसा प्रदर्शन जारी है और ये किस तरीके का बात कर रही है ममता बनर्जी? देखिए, ये लोग संविधान लेकर के घूमते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। एक सेकुलर नेता तथा कथित कोई सामने आया, ये भी कह सका कि धरना प्रदर्शन करना है, धरना प्रदर्शन करो, या आगजनी मत करो, हिंदुओं की दुकान मत लूटो, हिंदुओं के घरों को आग मत लगाओ, हिंदुओं के वाहन को नष्ट मत करो। किसी की आवाज निकली? जो हिंदू इस तरह के फर्जी नेताओं, उनकी पार्टियों को वोट करते हैं, उनको सोचना चाहिए। ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया है कि मुसलमानों के 1 इंच जमीन के लिए वो अपनी जान दे देगी, गोली खाने को तैयार है। लेकिन हिंदुओं के साथ ये भीड़, ये दंगाई, ये आतंकवाद वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले कट्टरपंथी ये जो तमाशा कर रहे हैं, इनकी जो चुप्पी है वो बहुत महंगी पड़ने वाली है। अब ये बोल रही हैं कि भाई केंद्र ने कानून पास किया, वही जवाब दे, उसी से सवाल पूछो। अच्छा ठीक है, सवाल पूछो। तो ये चोरी, डकैती, लूट, आगजनी करके कौन सा सवाल पूछा जा रहा है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। सवाल पूछना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछो, जवाब मिल जाएगा। सवाल पूछना है, टेलीविजन डिबेट में जाओ, सरकार के प्रतिनिधि आते हैं, वहां पे उस पार्टी के लोग आते हैं, उससे सवाल पूछो, जवाब मिल जाएगा। तो ये आगजनी, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो दाढ़ी टोपी देखते ही इन लोगों की नींद उड़ जाती है। इतनी कायर, इतना
ये लोग असहाय हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं अपनी वोट बैंक की गंदी राजनीति के सामने। तो ये देश भी देख रहा है, ये अखिलेश हो कि तेजस्वी है कि केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, इन लोगों का जिस तरह से खुले रूप से प्रेजेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये अभिशप्त है, हिंदुस्तान के हिंदुओं को अब सोचना पड़ेगा। जी। और अब बात राणा सांगा विवाद की। उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से राणा सांगा की जयंती पर बड़ी रैली निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उनके हाथों में झंडे और डंडे दिखाई दिए तो कुछ के हाथों में तलवारें भी लहराती हुई दिखाई दी। सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। उनको माफी मांगने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया। इस बीच सांसद सुमन ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एक तरफ इनके खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है, दूसरी तरफ ये सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। भाई सुरक्षा की गुहार क्यों लगा रहे हो? 3-3 लाख लोगों से आपको कौन बचा लेगा? बच जाओगे? ये बेकार की बातें हैं। आपने गलत काम किया, देश के एक जाने माने वीर पुरुष के बारे में आपने गलत बातें कर दी। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, माफी मांगने से आप छोटे, लेकिन आपकी गंदी मानसिकता, गंदा राजनीति, क्या आपने बाबर की औलादों से राणा सांगा जैसे बहादुर का आपने कंपैरिजन किया। अब माफी मांगोगे तो तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो जो जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, ये तुम्हारी पार्टी के, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, वहीं से आदेश आया होगा। तो एक बात तो यह है कि आपसे गलती हुई है, आपको माफी मांगनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि करनी सेना ये तलवार, भाई निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा? क्या करेगा हिंदू? क्या करे? कोई आता है गले काट के चला जाता है, कोई आता है हमारे देवी देवताओं को गंदी गंदी गालियां देकर के निकल जाता है, हमारे वीर महापुरुषों को कुछ और बातें कर, हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर गंदी गंदी बातें की जाती है, हमें बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। ये सारी चीजें होती है, कोई तो खड़ा होगा। और करनी सेना के इस विरोध प्रदर्शन को सैल्यूट करना चाहिए। कोई खोमचा लौटा गया क्या? किसी का कार तोड़ा गया क्या? रेलवे लाइन बंद किया गया क्या? क्या बस में आग लगाई गई? हिंदू प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, और इस सब के लिए सरकार भी जिम्मेदार है। जिस वक्त संसद में इसने ये घटिया गंदा बयान दिया, उसी वक्त उसको माफी मंगवानी चाहिए थी, और माफी उस वक्त नहीं मांगता तो उसे 3 महीने के लिए आप उसको सस्पेंड कर दिए होते, हिंदुओं का गुस्सा शांत हो गया होता। ये कोई भी आता है ऐरा गैरा नत्थु कहरा, वो हिंदू प्रतीक चिन्हों के ऊपर कुछ भी बकवास करके निकल जाता है, और ये सिस्टम चुपचाप उसको सुन लेता है, और इसलिए ये गुस्सा है, और ये गुस्सा जायज है। अखिलेश यादव को अगर सेंसेस है तो वो अपनी पार्टी के इस बाचाल लीडर को ये कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग ले। आप माफी नहीं मांगेंगे तो ये तो चलता रहेगा, और ये सीख 1-2 लोगों को देने की आवश्यकता है कि ये कोई हिंदू जो है वो इतना लाचार, इतना असहाय नहीं है कि कोई भी आए और कुछ भी मजाक करके वो चला जाए। वो जमाना खत्म हो गया कि हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर कोई बना दे और उसको पद्मश्री दे दिया जाए। ये समय बीत चुका है। जी। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बीते साल हुए सियासी बदलाव के बाद आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मा सबसे प्रमुख व्यक्ति बनकर उभरे थे। उनके इशारे पर ही शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मा और देश की सरकार के मुखिया यूनुस के बीच तनातनी की खबर सामने आने लगी। अब स्थिति बद से बदतर हो गई है और यूनुस किसी तरह जमा को रास्ते से हटाने की जुगत में है। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी कर फांसी भी दी जा सकती है। ये सब दावे बांग्लादेश के ही एक पत्रकार ने किए हैं। मोहम्मद यूनुस पूरी तरह पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं और ये आर्मी चीफ को पसंद नहीं आ रहा है और दोनों के रिश्ते में तनाव की वजह भी बन रहा है। क्या चल रही है बांग्लादेश के अंदर? देखिए, बांग्लादेश के अंदर
फिर से वो सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है। आप चीन के गोद में बैठोगे, पाकिस्तान के गोद में बैठोगे, तो ये वहां की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या है बेसिक झगड़ा? दोनों के बीच विवाद सब शुरू हुआ जब यह खबर आई कि ढाका में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका पाकिस्तान को देने का फैसला कर रहे हैं कि आप यहां, ये पाकिस्तानी ढाका के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर कब्जा कर लेगी। वो जबकि वो बांग्लादेशी आर्मी के पास था, वो से वहां पे बंदूकें बनाएंगी। आर्मी चीफ ने साफ मना किया कि ना, अभी भी इस डॉक्टर यूनुस को छोड़ के और उसके चट्टे बट्टे जो डीप स्टेट के अमेरिकी दलाल जो बैठे हुए हैं वहां पे, चाइनीज दलाल जो बैठे हुए हैं, लोग जनमानस में पाकिस्तान को दुश्मन ही मानते हैं। ये कैसा समाज, कैसे लोग हैं? जिस पाकिस्तान आर्मी ने, जिन पाकिस्तानियों ने तुम्हारी मां बेटियों की इज्जत को तार तार किया लाखों की संख्या में, उसके साथ खड़े हो गए, उसके साथ खड़े हो गए। तो आर्मी ने कहा कि ना, ये पाकिस्तान को नहीं जाएगा। अब मामला और खराब हो रहा है क्योंकि ये चिकन नेक के इलाके में कोई लाल मनिहार जगह है, वो वहां पे आपने एयरबेस बनाने का न्योता दे दिया है चीन को। अब इसका मतलब भाई चीन आपके लिए तो नहीं लड़ेगा, ये सीधा सीधा प्रोवोकेशन है भारत के लिए। भारत इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, कोई आर्मी के द्वारा कार्रवाई की गई तो लड़ेगा कौन? ये बुढ़ा लड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा आर्मी को। आर्मी कह रही है कि ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए दोनों सरकार और उसके बीच जंग शुरू हो गई है। कई सारे आर्मी चीफ के लोगों को नजरबंद कर दिया गया है क्योंकि जनता भी डॉक्टर यूनुस के छलावे से परेशान हो गई है। महंगाई भी बढ़ रही है, इकॉनमी डाउन हो रहा है, फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा है, और कहीं से कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। कटोरा लेकर के घूम रहा है पाकिस्तान की तरह, कोई उसमें एक दाना डालने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर से वहां आर्मी के बीच और वहां की जनता, जो अब उनको लग रहा है कि शेख हसीना का ही समय ठीक था, वो अब जागृत हो रहे हैं। बहुत जल्द बांग्लादेश में फिर से बवाल शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आजकल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।